नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। सविता मिश्रा जी आज पार्क की बेंच पर बैठी हुई वहाँ खेलते हुए बच्चों को निहार रही थी। वो हाथों में करोशिया ली हुई एक ऊनी टोपा बना रही थी। तभी उनके पैरों के पास एक गेंद आकर गिरी और वो चौंक गई। कुछ देर बाद लगभग एक 11 वर्ष का बालक जो कपड़ों से बहुत गरीब घर का दिख रहा था उनके पास आकर बोला, आंटी बॉल दे दो। बच्चे की मासूमियत देखकर सविता मिश्रा ने अपने पैरों के पास पड़ी बॉल उठाकर उस लड़के को पकड़ा दी और उस बालक की हालत देखते हुए बोली, बेटा इतने फटे हुए कपड़े क्यों पहने हैं और इतनी ठंड में जूते भी पाँव में नहीं हैं? आंटी वो है नहीं मेरे पास। बच्चा मासूम हंसी हंसता हुआ बोला, अच्छा चलो मैं देती हूँ तुमको कपड़े जूते। आज तुम शाम को मेरे घर आ जाना। वो देख रहे हो पीला घर? सविता जी एक पीले मकान की तरफ जो पार्क के सामने ही था इशारा करके बोली, वो मेरा घर है। ठीक है आंटी। बच्चा हंसता हुआ बॉल लेकर खेलने चला गया। दोपहर के 3 बजे होंगे। धूप ढल चुकी थी। सविता जी ठंड की धूप में इसी पार्क में आकर बैठ जाती थी। अब जब धूप चली गई तो वो भी घर लौट गई। शाम को जब वो लड़का अपने झोपड़पट्टी में गया तो आज हुई घटना उसने अपनी विधवा माँ को बताई, जो हर घर में जाकर बर्तन मांजकर अपने चारों बच्चों को पाल रही थी। उस गरीब ने सोचा, हो सकता है बालकों पर दया करके वो नेक औरत ठंड से बचने का सामान दे दे। वो उम्मीद लिए अपने बेटे के साथ उस मकान में पहुंची जिसे सविता ने अपना घर बताया था। मकान के सामने खड़े होकर उसने डोरबेल बजाई। तब सविता जी निकल कर आई और उस गरीब औरत के साथ खड़े उस बालक को वो पहचान गई। उन्होंने उस औरत और बालक को घर में बुलाकर कुर्सी पर बैठने को बोला, पर औरत कुर्सी के पास ही फर्श पर पड़ी दरी पर बैठ गई और अपने बेटे को भी हाथ खींचकर वहीं अपने पास बैठा लिया, जो मुलायम गद्दी पर बैठने के लिए कुर्सी की तरफ लपका था। सविता जी बोली, तुम दोनों बैठो, मैं सामान लेकर आती हूँ। वो अपने बेटे के इंतकाल के बाद से ही उसका सामान किसी जरूरतमंद बच्चे को देना चाहती थी। उनके बेटे बंटी को गए हुए लगभग 6 महीने हो गए थे। उसकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष ही रही होगी। पता नहीं क्यों ईश्वर ने उसे छीन लिया। उसकी छत पर खेलकर नीचे आते समय अचानक सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी। सविता जी ने अपने बेटे की जैकेट टी शर्ट उठाई और थैले में डाल दिए, पर उसके जूते उठाते समय पता नहीं क्यों वो अचानक रोने लगी और उन जूतों को सीने से लगा लिया। काफ़ी देर तक वो अपने बेटे को याद करती रही और फिर उनको ध्यान आया कि बाहर आंगन में माँ बेटा उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जल्दी ही वो जूते भी थैले में डाल दिए और उन माँ बेटे को वो थैला लाकर दे दिया। बड़ा भारी झोला पाकर माँ बेटे ये सोचकर खुश हो गए कि इन्होंने अच्छा सामान दे दिया है। माँ ने सविता जी से बोला, मालकिन आपको अगर बर्तन झाड़ू के लिए मेरी ज़रूरत हो तो बताना, मैं पास की चौल में रहती हूँ। अनीता नाम है मेरा। हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, सविता जी ने उत्तर दिया। वो औरत और उसका बेटा खुशी से झूमते हुए अपने घर आ गए और झोला खोलकर देखने लगे। उसमें इतने महंगे नए कपड़े पाकर वो सभी खुश थे। औरत के सभी बच्चों के सामान में से अपने मतलब का झपट लिया। अंत में वही बच्चे की बारी आई जिसको सविता जी ने सामान दिया था। उसका नाम दीपक था। उसने अपने लिए वो नीले शॉर्ट्स शूज चुने क्योंकि वो किसी भाई के नहीं आए थे और दीपक के पैरों में फिट थे। सभी लोग ने आज रात कपड़ों की बात करते हुए खाना खाया और सो गए। सुबह आँख खुलते ही दीपक खटिया से उठकर खुशी से झूमता हुआ अपने जूतों के पास गया और उनको पहनकर देखने लगा। उसे बार बार इतने आरामदायक जूते पहनकर जो खुशी मिल रही थी जो कभी नहीं मिली थी उसे। उसने नित्य क्रम कर अपने जूते पहने और खाना खाकर अपने दोस्तों को जूते दिखाने पार्क की तरफ निकल गया। वो सभी दोस्तों को जूते दिखाने लगा। सभी दोस्त जलन से जल भुन गए थे इतने अच्छे जूते देखकर। अब सभी ने खेलना शुरू किया। क्रिकेट खेलते खेलते तभी दीपक की एक लड़के से लड़ाई हो गई। दोनों बहस करने लगे।
पर अचानक ही दीपक की वो देहाती भाषा इंग्लिश लैंग्वेज में बदल गई, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए कि ये अनपढ़ दीपक इंग्लिश कैसे बोलने लगा। और तभी दीपक ने बल्ला जमीन पर फेंक कर कहा, मैं घर चला, और पार्क से वह चला गया। उसके साथ उसके दो दोस्त राजू और चेतन भी चल दिए। राजू और चेतन ने देखा दीपक तो सविता जी के पीले मकान के सामने खड़ा हुआ है। तभी चेतन दीपक के पास गया और बोला, अरे तेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, पर कहाँ से बोलना सीखी, हमें भी सिखवा दे। तभी दीपक बोला, हट मेरे पास से, तेरे पास से मरे हुए चूहे की बू आ रही है। इससे चेतन नाराज होकर दूर हट गया और बोला, अंग्रेजी बन गया ये तो, देख राजू, अब इस दीपक को बास आती है अपन से। राजू जो दूर ही खड़ा उनका झगड़ा देख रहा था, वो पास आकर बोला, ये बातें बंद करो और ये बता यहाँ क्यों खड़ा है, घर चल या मैदान चलते हैं। अरे मैंने बोला ना, मत बात करो मुझसे, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, मैं घर पर ही हूँ अपने। दीपक चिल्लाते हुए बोला। उसका ये रूप देख दोनों सहम गए और धीमे से एक दूसरे से बोले, इसको क्या हुआ, चल हम घर चलते हैं। दोनों वहां से खिसक लिए। अब दीपक बार बार घर की डोरबेल बजा रहा था, पर अंदर से दरवाजा ना खुला तो 3-4 बार डोरबेल और बजाई, फिर आकर चबूतरे पर बैठ गया। तभी वहां चेतन और राजू दीपक की माँ को लेकर आ गए और दीपक की तरफ इशारा कर बोले, देखो चाची, वो बैठा दीपक, ये अजीब हरकतें कर रहा है सुबह से। दीपक की माँ उसके पास आकर उसे डांट कर बोली, अरे दीपकवा, क्या नाटक कर इनको डराता है, यहाँ ठंड में काहे बैठा है, चल घर चल। दीपक अनीता से गुस्सा करके बोलता है, कौन से घर चलूं और क्यों परेशान करते हो मुझे। अनीता उसकी बात सुनकर गुस्से से पक गई और दीपक का हाथ पकड़कर बोली, घर चल, बताती हूँ कमबख्त कौन हूँ मैं। और दीपक के विरोध करने पर भी उसको खींचकर घर ले गई और घर आकर उसको 2 चाटे मार कर बोली, भूत उतरा या बताऊं मैं कौन हूँ, शराफत ही भूल गया सारी। दीपक अंग्रेजी में उनको गालियां देने लगा। अनीता अंग्रेजी सुन हैरान थी कि ये कैसे अंग्रेजी बोल रहा है, और वो सोचने लगी इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई। वो समझ गई हो ना हो इस पर कोई टोने का चक्कर लगता है। वो दीपक को पास के ही काली मंदिर में बैठने वाले कालिदास बाबा के पास ले गई। कालिदास ने जब दीपक को देखा तो उनको दीपक का चेहरा बदलता सा नजर आया, जैसे कोई सफेद चेहरा उस दीपक के चेहरे में से झांक कर गायब हो रहा हो। बाबा समझ गए इस बच्चे को किसी आत्मा ने शिकार बना लिया है। उन्होंने अनीता से कुटिया के अंदर आने को कहा। अनीता दीपक को भी अंदर ले जाने लगी, पर दीपक तैयार ना हुआ। अनीता उस कुटिया में प्रवेश करने को चप्पल उतार चुकी थी। वो दीपक के जूते भी निकालने लगी। तभी दीपक ने उसे जोरदार धक्का दिया, जिससे अनीता दूर लुढ़क गई। जैसे तैसे अनीता फिर उठकर खड़ी हुई, पर वो दीपक के इस रूप से घबरा गई थी। दीपक अभी भी गुर्राने की आवाज निकाल रहा था। छोटे बालक की ऐसी हालत देखकर बाबा अपनी माला लेकर कुटिया के बाहर आए और आंखें बंद कर मंत्र जाप करने लगे और आंखें खोलकर बोले, इस बालक को ये जूते किसने दिए। अनीता घबरा कर बोली, बाबा, कल एक औरत ने हम गरीबों को ये कपड़े जूते दिए थे। बाबा दीपक के पहने हुए जूते की तरफ इशारा कर बोले, हटा इन जूतों को, वरना ये तेरे बच्चों को खा जाएंगे। ये किसी मरे हुए बालक के जूते हैं, जिसकी आत्मा ने तेरे बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अनीता ने फिर हिम्मत कर दीपक के पाँव से वो जूते निकालने की कोशिश की, पर दीपक फिर उसको धक्का मारकर भाग निकला और अनीता और बाबा ने उसका पीछा किया। दीपक वहीं सविता मिश्रा के घर पहुंचा और डोरबेल बजाने लगा। इस बार सविता जी घर से निकली और सामने उस बालक को देख पूछने लगी, क्या हुआ। दीपक उनको देख उनके सीने से लग गया और रोने लगा। तभी अनीता और बाबा भी वहां आ गए। दीपक रोते हुए बोला, मॉम देखो, ये लोग मुझे तुमसे नहीं मिलने दे रहे थे। ये सुनकर सविता जी हैरान रह गई। ये आवाज तो उनके बेटे बंटी की है। उन्होंने दीपक की बाहें पकड़कर उसका चेहरा देखा तो उनको वो बंटी ही दिखा। उन्होंने भी उसको गले लगा लिया और तभी अनीता सविता जी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा बेटा मर गया तो अपने मरे हुए बेटे की आत्मा मेरे बच्चे पर भेज दी, उसका सामान देकर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो सोच लेना। अरे क्या बक रही हो, सविता जी गुस्से से बोली। और नहीं तो क्या, ये देखो तेरे दिए हुए जूते पहनकर कैसी हरकतें कर रहा है सुबह से। सविता जी ने वो जूते देखे और फिर दीपक को देखकर बोली, तुम बंटी हो। हाँ मॉम, वो फिर अजीब आवाज में बोला। ये सुनकर सविता जी भी सुध बुध खो बैठी। अब तक दीपक का चेहरा थोड़ा भर गया था
और सफ़ेद पड़ गया था। उसकी आंखें भूरी हो गई थी। वहाँ दोनों औरतों की लड़ाई को शांत करवाता हुआ बाबा बोला, अनीता, इस औरत की गलती नहीं है। इसने तो तेरे बच्चे पर दया की है। यहाँ सड़क पर मत लड़ो, चलो कहीं शांति से बात करते हैं कि आगे करना क्या है। सविता जी बोली, बाबा, मैं किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जो होगा मैं इस बच्चे को सही करने के लिए करूंगी। बाबा बोले, घर के अंदर चलो। सब घर में आ गए। दीपक को देखकर बाबा प्यार से बोले, बेटा, ये शरीर आपका नहीं है, इस बच्चे को छोड़ दो। नहीं नहीं, दीपक में से बंटी चिल्लाया, ये मेरा है, अब मैं मरना नहीं चाहता था। इससे अनीता और डर गई और घबरा कर रोने लगी। तभी सविता जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, आपकी मौत एक हादसा थी। आपको अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। आपको अब भगवान के पास लौटना है। इस बच्चे को मत सताओ। आप मेरे प्यारे बेटे हो। आप मेरा हर कहना सुनते थे, तो अपनी मॉम से प्यार करते हो तो लौट जाओ मेरे बच्चे। मैं भी जल्द मिलने आऊंगी। इतना कहकर सविता जी भी फूट फूट कर रोने लगी। मॉम, आप मत रो, बंटी उनके आंसू साफ करता हुआ बोला। पर मॉम, मेरी मौत हादसा नहीं थी। ये सुनकर वहां खड़े सब चौंक गए। फिर क्या हुआ था? सविता जी ने बंटी से पूछा। मॉम, जब आप मुझे नानी के यहाँ ले गई थी, तब मैं उस घर में शाम को छत पर गया था। तब रोहित मामा ने मुझे गलत नीयत से पकड़ लिया था। वो पहले भी मेरे साथ गलत काम कर चुके थे। वो मेरे साथ ही नहीं, नवल और दीप्ति के साथ भी गलत कर चुके थे। उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया था। वो अक्सर हम लोगों को कभी लालच कभी धमकी देकर चुप करवा देते थे। पर इस बार मैं अपने स्कूल में हुई बैड और गुड टच की क्लास में और दोस्तों से ये बात जान गया था कि ये बहुत गलत हरकत है। जब उन्होंने मेरा इस बार गलत फायदा उठाया तो मैं तुमको बताने नीचे भागा, पर उन्होंने मुझे तभी धक्का मार दिया, जिससे मैं सीधा नीचे आ गिरा और मेरे प्राण कुछ क्षण में उड़ गए। मैं तब तुमको रोते देख रहा था, पर मैं अपने शरीर में दोबारा प्रवेश ना कर सका। ये सब सुनकर सविता जी चौंक गई, मानो जैसे कि उनके शरीर में खून ही ना बचा हो। वो भरी हुई आंखों से बंटी की तरफ देखकर बोली, बेटा, आपने मुझको ये सब पहले क्यों नहीं बताया? माँ, पहले मैं डर गया था। तब मैं मात्र 7 साल का था। अब मैं जान गया था कि यह सब गलत है। बंटी निराशा से बोला। कालिदास बाबा बोले, बेटा, पर अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। आप इस बच्चे को छोड़ दो। आप अपने ईश्वर के पास लौट जाओ। नहीं बाबा, ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक मामा रोहित को सजा ना दिला दूं। बंटी की आवाज में बादलों की गर्जना थी। बेटा, मैं रोहित को उसके किए की सजा आज इसी वक्त दिलवाऊंगी, सविता गुस्से से भरी आवाज में बोली। सविता जी ने तुरंत अपने घर फोन करने को नंबर घुमाया, पर उसे बंटी ने रोक दिया और बोला, माँ, तुम अब दीप्ति और नवल से बात करो, वही उनको सजा दिलवा पाएंगे। सविता जी ने बंटी को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, आप इस बच्चे को छोड़ दीजिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पक्का रोहित को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। मैं भूल गई, मेरा रोहित नाम का कोई भाई भी था। ठीक है माँ, अपना वादा याद रखना। मैं दीपक के शरीर को छोड़ रहा हूँ, पर मुझे शांति तभी मिलेगी जब मुझे न्याय मिलेगा। बंटी की आत्मा इतना कहकर दीपक के शरीर से निकल गई। दीपक वहीं निढाल होकर गिर गया। अनीता ने दीपक को गोद में उठा लिया और वो जूते उसके पैरों से निकाल वहीं सविता जी के आंगन में फेंक दिए। बाबा ने भी 1-2 मंत्र पढ़ एक फूंक दीपक के सर पर मारी, जिससे दीपक को होश आया, पर वो अभी भी आधी बेहोशी में था। अनीता दीपक को लेकर घर निकल गई। बाबा ने भी सविता से विदा ली। सविता जी अकेली अपने आंगन में बैठी रोती रही और रात भर अपने बेटे बंटी को याद करती रही। सुबह होते ही वो सबसे पहले अपने मायके पहुंच गई। वहां वो अपनी माँ के पास पहुंची और पहले उनको सब बताने की सोची, पर वो जानती थी कि एक माँ होते हुए वो कभी अपने बेटे को सजा नहीं दिलवाएंगी। वो इस लड़ाई में अकेली थी, जो अपनों के ही खिलाफ थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई। उन्होंने याद किया एक समय अर्जुन भी इस लड़ाई में फंसे थे, जो अपनों के खिलाफ थी। पर जहाँ अन्याय होता है तो कृष्ण स्वयं साथ देते हैं। वो अपनी बहन प्रिया से मिलने पहुंची, जो मायके के बगल में रहती थी। वहां नवल और दीप्ति मौसी को यूं आया देख बहुत खुश हो गए। पहले मौसी आती थी तो बंटी भी होता था, पर आज मौसी अकेली थी और बहुत उदास थी। ये देखकर दीप्ति को दुख हुआ। वो जानती थी मौसी को बंटी का दुख है। दीप्ति नवल से बड़ी थी, इसलिए वो हर दुख की बात को समझती थी। दीप्ति दुखी होती हुई बोली, मौसी, हम सभी को बंटी के जाने का दुख है,
तभी सविता जी बोली, दीप्ति मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीप्ति बोली, हाँ मौसी बोलो। सविता जी बोली, दीप्ति अब तुम और नवल ही मुझे और मेरे बंटी को न्याय दिलवा सकते हो। सविता जी ने इतना कहकर रोते हुए दीप्ति के सामने हाथ जोड़ लिए। ये देख दीप्ति कुछ समझ ना पाई और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। प्रिया बोली, दीदी क्या बात है, ऐसा क्या है जो दीप्ति न्याय किस बात का दिलवा सकती है। सविता जी रोते हुए बोली, बंटी मरा नहीं था प्रिया, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। और हत्यारा जानती हो कौन था? हमारा भाई रोहित। ये सुन प्रिया घबरा गई और बोली, दीदी क्या बोल रही हो ये सब? सविता बोली, नहीं नहीं प्रिया, मैं सच बोल रही हूँ। तू जानती है, शायद तुझे नवल या प्रिया ने अभी तक कुछ नहीं बताया है रोहित के बारे में। प्रिया बोली, क्या नहीं बताया मुझे? आप कैसी बात कर रही हो? सविता की बात सुन दीप्ति थोड़ा सहम गई। सविता बोली, यही कि रोहित हमारे बच्चों के साथ गलत काम करता है। अब दीप्ति ही मुझे न्याय दिलवा सकती है, क्योंकि बंटी को तो रोहित ने मार दिया। प्रिया ये सुन चकरा गई और बोली, दीदी लगता है बंटी की मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही हो। तो क्या अब ऐसी बातें करोगी? संभालो अपने आप को। तभी मौसी को रोता देख दीप्ति भी रोने लगी और अपनी माँ से बोली, मौसी सच बोल रही हैं माँ। अब दीप्ति की बात सुनकर प्रिया पर जैसे वज्रपात हो गया हो। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, क्या बोल रही हो दीपू? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ हाँ मैं अब बोल रही हूँ। मामा गंदा है और उसने मेरे साथ और बंटी के साथ गलत किया था। बंटी ने जब मुझे बताया तो मैंने भी अपनी आप बीती उसे बताई, पर हम दोनों ही घर पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए मैंने मामा के घर ही जाना बंद कर दिया था और नवल को भी नहीं जाने देती थी। दीप्ति सुबकते हुए बोली। ये सुनकर प्रिया ने दीप्ति को गले लगा लिया और सविता से माफी मांगी। सविता ने कल शाम का पूरा वाकया उन दोनों को बता दिया कि कैसे दीपक नाम के लड़के में बंटी के जूते पहनते ही उसकी आत्मा आ गई और उसने सविता को सारा सच बता दिया। अब दीप्ति के मुंह से भी वही सब सुन दोनों बहनें समझ गई थी कि रोहित भाई नहीं कसाई है। दोनों ही रोहित को सजा दिलवाना चाहती थी, पर अब तो कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो कैसे अपने भाई को पकड़वाएं। प्रिया का दिल भी माँ की हालत के बारे में सोचकर रोने लगता कि माँ क्या ये सदमा सहन कर पाएंगी। फिर सोचती कि ये तो बंटी और दीप्ति के साथ अन्याय होगा। अगर उस बेशरम को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, तो अब हम भी चुप रहें क्या? सविता जी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने दीप्ति से बात की और बोला, तुम एक बार फिर उस रोहित के सामने अकेली जाओ, हम दोनों पीछे ही रहेंगे। हमें बस उसका वीडियो बनाना है। जैसे ही रोहित तुम्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ हटा देना, बाकी हम दोनों पीछे से आ जाएंगे। दीप्ति मान गई। आज शाम को दोनों बहनें दीप्ति के साथ अपने मायके गई और प्लान के तहत दीप्ति मामा रोहित के कमरे में गई, जहां रोहित अभी भी फ्रेंची पहनकर लेटा था, मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहा था। घर में किराए का रुपया आता था, जिस कारण उसने जॉब छोड़ दी थी और घर में रह रहकर निकम्मा हो गया और अश्लील वीडियो देखने की लत उसे लग ही चुकी थी। दीप्ति जब रोहित के कमरे में गई तो रोहित दीप्ति को देखकर बहक गया और बोला, दीप्ति बहुत दिनों बाद आई मामा से मिलने। दीप्ति कुछ नहीं बोली और बस रोहित को घूरने लगी। तभी अचानक रोहित को लेटे हुए ही झटका सा लगा। वो अचानक ही अपने बेड से उछलकर खड़ा हो गया और अजीब तरह से उसका शरीर अकड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने वश में कर लिया हो। उसके कदम उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो छत की तरफ जाने लगा। तीनों दीप्ति, प्रिया और सविता घबराई हुई सी उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंची। उन्होंने देखा रोहित छत से छलांग लगाने जा रहा है। तभी सविता जी चिल्लाई, बंटी मामा को माफ कर दो। ये सुनकर रोहित के शरीर में घुसी बंटी की आत्मा ने अपनी माँ को देखा और बोला, माँ कैसे माफ कर दूं? इस हैवान ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। बेटा माफ करने वाला बड़ा होता है, इनके कर्मों की सजा ईश्वर इनको देगा। तुम मेरे बच्चे हो, इनको क्षमा दान दे दो। तुमने कभी बुरा नहीं किया किसी का। अंत में भी ईश्वर पर भरोसा रख और माफ कर दे। सविता फिर बोली, ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। मैंने हमेशा तुमको प्यार किया है। इतना बोलकर बंटी की आत्मा ने रोहित के शरीर से अपना कब्जा हटा लिया। रोहित छत पर ही गिर गया और एकदम से अपने को ऐसे छत पर पाकर वो चौंका। फिर सविता और प्रिया को अपने आप को घूरते हुए पाया और बोला, मुझे क्या हुआ था? क्या हुआ? तुमने क्या किया हमारे बच्चों के साथ? हम सब जानते हैं तुम मामा नहीं शैतान हो। प्रिया बोली,
तुमने उस नन्ही सी जान बंटी की भी जान ले ली। सविता रोते हुए बोली, नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो। रोहित उन दोनों के पैरों में गिरता हुआ बोला, उसे सब पता चल गया था कि उन दोनों को सारा सच पता चल गया है। वो गिड़गिड़ाने लगा और बोला, उस दिन मैं नशे में छत पर बैठा था और गलत फिल्में देख रहा था। जब बंटी को यूं अकेला पाया तो उसके साथ गलत करने के विचार आने लगे, और जब मैंने उसको पकड़ना चाहा तो वो भागने लगा और उसका पैर फिसल गया। कितने गलत इंसान हो तुमने तो दीप्ति को भी नहीं छोड़ा। सविता सिसकते हुए बोली। रोहित ने प्रिया से माफ़ी मांगते हुए कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने दीप्ति का गलत फ़ायदा उठाया, पर मैं बहक गया था। दीप्ति छिपकर ये बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी और उसने ये वीडियो बाद में प्रिया और सविता को दिखाई, जिसे दोनों ने पुलिस स्टेशन में दिखाया, जिसमें रोहित खुद अपने गुनाह को कबूल कर रहा था। पुलिस ने जब रोहित को गिरफ्तार किया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन तीनों ने रोहित को सजा दिलवा दी, और सविता ने बंटी की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाया। और अब वो जूते बाबा द्वारा गड्ढा करके गाड़ दिए गए, और फिर उसके बाद से कभी भी सविता जी को बंटी की आत्मा नहीं दिखी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें निखिल ने उत्तर प्रदेश से भेजी है। तो अब मैं आपको कहानी निखिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम निखिल है और उत्तर प्रदेश के गांव में मेरा घर है। वहाँ मैं छुट्टियों में अक्सर कभी कभी चला जाता हूँ। वैसे मैं शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ। इस बार मैं कई साल बाद गांव आया था, जो काफ़ी ही बदला हुआ सा लग रहा था। हमारे घर के बाहर काफ़ी घास उग जाया करती थी, जिसको हमें काटना पड़ता था, जिसके कारण मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। यह काम रोज़ रोज़ करना पड़ता था। एक दिन तो गजब ही हो गया। मैं घास ही काट रहा था और तभी अचानक से एक ततैया जैसे दिखने वाले कीड़े ने मुझे काट लिया। ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं हुआ था, मगर इस बार दर्द कुछ ज़्यादा था। मैंने देखा मेरी उंगली में से खून आ रहा है। मैंने उसको दबाते हुए पानी से धोया और अपने घर से दूर एक दवाई की दुकान पर गया, जहाँ से मैंने एक टैबलेट ली जो इन्फेक्शन की थी। दवाई लेकर मैं घर की ओर आ ही रहा था तो मेरी नज़र रास्ते में आते वक्त एक कुएं पर पड़ी, जो वीरान पड़ा था। उस कुएं के आसपास एक पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा कुआं जिसमें पानी नहीं था, जाने वह कुआं जैसे मुझसे कुछ कह रहा था। मैंने कुएं की तरफ ध्यान से देखा तो कुएं के पास एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था। तो मुझे विचार आया, क्यों ना मैं उस डब्बे को खोल कर देखूं कि इस डब्बे में ऐसा क्या है और कौन है जो कुएं के पास इस मिठाई के डब्बे को रख गया है। मैं मिठाई के डब्बे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी मोहन काका की आवाज़ आई। वह हमारे ही गांव में रहते थे। वह बोले, क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ मत दिखाई देना। ऐसी बात सुनकर मानो मेरे को बहुत ही बुरा लगा, और मैं यह भी सोचने लगा कि यह ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर बात क्या है। मगर मैंने बातों को ना बढ़ाते हुए चुप रहना ज़्यादा ही सही समझा, इसलिए वहाँ से चुपचाप घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी ने सुनते ही कहा कि उस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए उस जगह से दूर रहा करो, और सब कोई भी वहाँ जाने से मना करते हैं। मुझे हंसी आ गई कि मम्मी कब से ऐसी बातों पर विश्वास करने लगी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। मैंने उनसे कहा, क्या मम्मी आप भी इन सब पर विश्वास करती हो? मगर मम्मी ने कहा, कुछ चीज़ें वास्तविक होती हैं और उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है, इसलिए उस जगह से दूर ही रहना। मम्मी की बात सुनकर मैंने हामी भर दी, मगर मन से हामी नहीं हुई थी। मुझे मम्मी की बातों पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था मम्मी मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, और यह बात झूठी है। मेरे मन में एक विचार और आया कि क्यों ना मैं वहाँ जाकर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और सबको दिखाऊं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मगर आने वाले वक्त में मुझे यह नहीं पता था कि यह बात साबित करने के चक्कर में मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। ऐसा करने के लिए मैंने रात का समय ज़्यादा उचित समझा
मैंने समझा क्यों ना सब सो जाएंगे तब वहाँ जाया जाए, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा और किसी को यह भी नहीं पता चलेगा। मैं वहाँ गया और मुझे साबित भी करना था कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस वजह से मैंने रात को जल्दी खाना खा लिया और सोने चला गया और सबके सोने का इंतज़ार करने लगा। ठंड काफ़ी थी, मैं लेटकर इंतज़ार ही कर रहा था और मेरे को नींद आ गई और जब मेरी आँख खुली तो रात के 2 बज चुके थे। मैंने भी सोचा सुबह होने में अभी 2 घंटा बाकी है, तब तक मैं वहाँ से होकर वापस आ सकता हूँ। तो मैंने डिसीज़न ले लिया था। मैंने एक लालटेन ले ली और एक चादर ओढ़कर चल पड़ा। अंदर से थोड़ा डर भी था। मन ही मन में सोचने लगा कि कहीं चोर हुआ तो मेरा क्या होगा, वह तो मुझे मार भी सकता है। वो अलग बात है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मगर चोर का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकते हैं और घर में किसी को पता भी नहीं। बस मुझे इसी बात का डर खाया जा रहा था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जितने नज़दीक मैं कुएं के पास जा रहा था, मेरी धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, जैसे मानो मुझे ही सुनाई दे रही हो। मैं बहुत ही नज़दीक आ चुका था। मैंने मोबाइल में वीडियो भी स्टार्ट कर दी थी। वीडियो मैंने बनाई, वहाँ पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुएं के अंदर की भी वीडियो बना ली जाए। और तभी मैं क्या देखता हूँ कि कुएं के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मैं कुएं के अंदर की तरफ झांकने ही जा रहा था, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। तो मैं अपने चारों तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कुएं के पास ही एक छोटी सी लड़की रो रही थी। उसने सफ़ेद कलर का गाउन पहन रखा था, बाल उसके खुले और सफ़ेद चेहरा था उसका। जैसे ही मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो, उसने मेरे को अचानक से देखा और घूरने लगी गुस्से में। मैं उसे देखकर डर सा गया क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इतनी वीरान जगह पर जहाँ कोई नहीं आता, वहाँ यह बच्ची क्या कर रही थी? इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में चलने लगे। अब तक केवल फिल्मों में ही देखा था, मगर आज वास्तव में देख लिया और मुझे अपनी माँ की बात भी याद आ गई, भूत प्रेत वाली। मैं ज़्यादा देर लगाए बगैर इस बात को समझ गया था कि यह लड़की नहीं, एक भूतनी है जो रात के समय दिखती है। उस लड़की को देखते के साथ ही मैं घर की ओर भागने की सोच रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया तभी अचानक मेरे पैर जम से गए। मैं उठ ही नहीं पा रहा था, मैं जम सा गया था और आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। मेरा दम घुट रहा था। मुझे ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था जैसे मुझे किसी ने कस के पकड़ रखा हो। मैं चिल्लाना चाह रहा था, मगर मेरे गले से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मारना चाहता है और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। अचानक से लोगों का शोर मच गया और लोग कुएं की तरफ भागे चले आ रहे थे। वह लोग जैसे ही मेरे पास पहुंचे तभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मगर यह सब महसूस करने के बाद मेरे अंदर डर बैठ गया था और विश्वास भी हो गया था कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरा सर दर्द से फट रहा था और वहां पर मुझे एडमिट कराया। मुझे नॉर्मल होने में कम से कम 2 महीने लग गए और लोगों ने मुझे गुस्से से डांटा भी, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब मैंने आवाज़ ही नहीं लगाई तो लोग मेरी मदद करने कैसे पहुंच गए? और उस कुएं के पास वह बच्ची कौन थी? और इसके साथ ही कुएं के अंदर से मदद के लिए कौन चिल्ला रहा था? यह सब राज आज तक मुझे पता नहीं चले और मैं जानने की सोचना भी नहीं चाहता। अब मैं गांव नहीं जाता हूँ और ना ही जाने की हिम्मत है। शहर में रहकर ही आगे की पढ़ाई की, मगर वह हादसा आज तक नहीं भूल पाता और जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर तभी कुछ सालों बाद मेरे मन में बार बार वही विचार आता जा रहा था कि वह लड़की कौन थी जो वो रो रही थी। ऐसा क्या हुआ था जो उसकी आत्मा वहां पर बैठी है? यह प्रश्न उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तभी फिर से मैंने गांव जाने का विचार बनाया। मुझे यह जानना था कि वह लड़की कौन है और उसकी आत्मा वहां पर कैसे आई। यह सब जानने के लिए मुझे गांव जाना ही पड़ेगा। अब मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं गांव जाकर ही रहूंगा और यह सब जान के ही रहूंगा।
मैंने अगले दिन ही ट्रेन की टिकट ली और अकेले ही चल पड़ा। मम्मी पापा को यह बोलकर निकला कि फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ। यदि मैं उनको बताता कि मैं गांव में उस रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ तो वह कभी भी मुझे नहीं जाने देते। इसलिए उनको झूठ बोलकर मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरे मन में वो बात इस कदर बैठ गई थी कि उसके बारे में जानना मुझे बहुत जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ी और गांव आ पहुंचा। मुझे कम से कम 8 साल हो गए थे गांव आए हुए और मैं काफी बड़ा हो गया था। लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। रात मैंने ऐसे तैसे काट ली, मगर मन मचल रहा था जानने के लिए। सुबह होते ही मैं उन लोगों से मिलने चला गया जो बहुत पुराने जमाने के थे। उनमें से बहुत से लोगों से उस कुएं के बारे में जानना चाहा। काफी लोगों ने तो चुप्पी ठान ली थी और यह तक कह दिया था, बेटा तुम्हें उस कुएं के बारे में नहीं जानना चाहिए। मगर मेरा मन उसी कुएं के बारे में जानने के लिए बेचैन था। मैंने कहा, ऐसा क्या है जो आप मुझे बता नहीं सकते या फिर बताना नहीं चाहते? उन्होंने कहा, एक दूसरे गांव में एक बुढ़िया रहती है, रावड़ी नाम है उस बुढ़िया का। वही उस कुएं की पूरी स्टोरी आपको बताएगी और अगर तुम जानना चाहते हो तो उससे मिलो। दूसरा गांव काफी दूर था, उसके लिए 4-5 घंटा लगता और दिन अभी आधा बीत चुका था। मैंने सोचा अगले दिन जाना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि अब शाम होने को आई है और पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। इसलिए वह आज की रात फिर से अपने घर जाकर सो गया। सुबह होने का इंतजार काफी लंबा था। 11 करवट और घड़ी पर निगाहें टिकी हुई थी, जैसे मानो रोज के अकॉर्डिंग आज की रात काफी लंबी हो। समय मानो जैसे कट ही ना रहा हो और नींद तो मानो उसे आ ही नहीं रही थी। जैसे तैसे सुबह हो गई। सुबह के 4 बजे ही थे। वह नाश्ता करके तैयार हो गया और अपना बैग रेडी कर लिया। जो भी उसे रास्ते में चाहिए था, पानी, लंच, उसने वह सब कुछ रख लिया और उसने बस स्टैंड पर बस पकड़ने 5 बजे पहुंच गया। पर बस 1 घंटे बाद चली। वह 11 बजे तक उस गांव में पहुंच चुका था। पहुंचते ही उसने उस बुढ़िया के बारे में पूछना चालू किया। वहां के लोग नहीं जानते थे। फिर वह गांव के और अंदर पहुंचा और उसने उस बुढ़िया का नाम लेकर पूछा, क्या आप रावड़ी आंटी को जानते हो जो बहुत बूढ़ी हो चुके हैं? तो एक लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। उसने कहा, चलो मैं ले चलता हूँ आपको। मैं उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगा। मैं काफी दूर तक पैदल गया और एक छोटा सा मकान जो कच्चा था, उस घर के अंदर वह लड़का मुझे लेकर गया। वहां पर बुढ़िया जो बिस्तर पर लेटी थी और काफी उसकी तबीयत भी खराब थी, जैसे वह आखिरी सांसें गिन रही हो। मैं उस बुढ़िया औरत के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम। बुढ़िया बोली, कौन हो बेटा तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी मैं बोला, हाँ आंटी, आप मुझे नहीं जानती क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले। आंटी ने बोला, फिर तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो और मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? मैंने उनको यह सारी घटनाएं बताई जो भी मेरे साथ घटी थी और उसके साथ ही मैंने उस आत्मा के बारे में भी बताया जिससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। और अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह आत्मा कौन है और वहां पर कर क्या रही है। बुढ़िया ने कहा, इस बारे में आज तक मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, पर तुम बहुत दूर से आए हो यही बात जानने के लिए, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। जब यह घटना हुई थी तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी और इसके बारे में मैंने अपनी माँ से जाना था। वह उस जमाने की बात है जब यह घटना हुई थी। बहुत ही समय पहले एक छोटी सी फैमिली थी जिसकी 2 बेटियां थी और बहुत मिन्नतों के बाद उनको एक बेटा हुआ था। वह तीनों बच्चे आपस में बहुत अच्छे से खेलते थे, मगर एक दिन वह सब छुपन छुपाई खेल रहे थे और माँ घर में सो रही थी। लड़का कब कुएं के पास आकर उसके अंदर गिर गया उसे पता ही नहीं चला और इसके साथ ही कुएं में गिरने से उस लड़के की मौत हो गई। उसकी माँ की आंख जब खुली और उसने देखा कि बेटा लापता है, वह उसे बहुत खोजने के बाद उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ी जहां पर उसका बच्चा मर चुका था। वह क्रोध में आकर अपनी दोनों बेटियों का गला दबाकर उन्हें भी मार देती है, जिसके कारण से वह तीनों बच्चों की आत्माएं उस कुएं के आसपास ही भटकती रहती है। यह सब सुनकर मुझे अब शांति मिली, क्योंकि कई सालों से मैं यह राज जानना चाहता था। आखिरकार मुझे यह राज पता चल ही गया। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। यह उस जमाने की घटना है जब मोबाइल फ़ोन तो क्या, टेलीफोन तक नहीं हुआ करते थे। लोग चिट्ठी पत्री से ही एक जगह की बातें दूसरी जगह तक पहुंचाया करते थे।
बाबू श्यामलाल एक हेडमास्टर थे। झांसी में उनकी पोस्टिंग थी। सरकारी नौकरी होने के कारण उन्हें अपने गांव से दूर शहर में रहना पड़ता था। नौकरी अच्छी होने के कारण वह अपने परिवार से दूर रहने के लिए राजी हुए थे। अकेले वही किराए के मकान में रहते थे। ठंडी के दिन थे, दिसंबर का महीना चल रहा था, रात का वक्त था। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण श्यामलाल ने अपने घर के सभी दरवाजे खिड़कियों को अंदर से बंद कर लिया था ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। ठंडी के दिनों में लोग खा पीकर जल्दी सो जाया करते हैं। रात के 8 बज रहे थे। श्यामलाल ने अपना खाना बना लिया था और वह इत्मीनान से बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी चारपाई बिछाई और कुछ ही देर में वह घोर निंद्रा में डूब गए थे। देखते देखते रात के कई पहर बीत गए। अचानक दरवाजे पर हुई आहट से श्यामलाल की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गए। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। उनकी नजरें घड़ी पर पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने सोचा इस समय कौन आया होगा। तभी उन्हें ध्यान आया कि घर के दरवाजे के बाहर आंगन में मेन गेट तो उन्होंने लॉक कर रखा था, फिर उसे फांद कर कोई अंदर कैसे आ गया। कोई चोर तो नहीं, लेकिन चोर भला दरवाजे को खटखटा कर क्यों आएगा। उन्होंने अपनी रजाई हटाई और चप्पलों में पैर डालकर धीरे धीरे दरवाजे के पास आने लगे। दरवाजा खुलते ही उनकी नज़र सामने वाले व्यक्ति पर पड़ी। कोहरा घना था। कोहरे की वजह से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां उनके गांव का एक पुराना दोस्त दीनदयाल खड़े थे। अपने सामने अपने पुराने दोस्त को देखकर श्यामलाल गदगद हो उठे, लेकिन उस समय दीनदयाल वहां क्या कर रहे थे यह उनकी समझ में नहीं आया। सबसे अचंभे की बात तो यह थी कि दीनदयाल ने ना तो कोई मोटे कपड़े पहन रखे थे, ना ही कोई शॉल या जैकेट उनके पास था। हमेशा की तरह अपनी साधारण सी वेशभूषा धोती कुर्ता पहने खड़े थे। श्यामलाल ने तुरंत अपने दोस्त को अंदर ले जाना चाहा। दीनदयाल तुम, वो भी इस समय? अरे अंदर आओ, तुमने कोई गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? लेकिन दीनदयाल ने कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो अंदर आए, श्यामलाल ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। श्यामलाल ने उनसे कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। दीनदयाल ने उनसे कहा, नहीं, तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो पहले कभी श्यामलाल को ना देखा हो। अब मुझे जाना होगा, मेरे साथ कुछ और भी लोग आए हैं, वह बाहर मेरे लिए रुके हैं। श्यामलाल यह सुनकर चौंक उठे, पर तुम अभी तो आए हो और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी सर्द रात में? लेकिन दीनदयाल रुकने को तैयार ही नहीं थे। वो पीछे पलटे और दरवाजा खोलकर बाहर कोहरे में निकल गए। श्यामलाल जल्दी जल्दी उनके पीछे गए, लेकिन बाहर निकलकर उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। कोहरे में बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ देखते रहे, लेकिन उनका मित्र दीनदयाल उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी दीनदयाल कहाँ चले गए और वे अंदर कैसे आए थे, जबकि उन्होंने मेन गेट पर तो ताला लगा रखा था। उन्होंने जाकर मेन गेट को चेक किया तो वह अभी भी लॉक था। इस अजीब घटना के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने गांव जाने का मन बना लिया। उन्हें किसी अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था। सुबह उठकर वे अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां मातम पसरा हुआ है। जब वह अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया, उनके मित्र दीनदयाल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका कल ही स्वर्गवास हो गया। मरने के पहले वह आपको बहुत याद कर रहे थे और किसी भी तरह से आपसे मिलना चाहते थे। यह सुनकर श्यामलाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर कल ही दीनदयाल की मृत्यु हो गई थी तो वह उन्हें मिलने के लिए झांसी कैसे आए थे। वो जल्दी जल्दी दीनदयाल के घर जा पहुंचे, जहां उनकी पत्नी और बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे और घर के बाहर आंगन में दीनदयाल का शव रखा हुआ था। श्यामलाल ने जैसे ही कफन उठाकर देखा तो वाकई में वहां दीनदयाल ही लेटे हुए थे। श्यामलाल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोचने लगे, तो क्या कल रात जो मुझसे मिलने आए थे वो दीनदयाल नहीं, उनकी आत्मा थी? तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। कन्हैया लाल को बचपन से ही कहानियां सुनने का बहुत शौक था। ऐसी ही कहानी उसने अपने गांव के पास स्थित जंगल के बारे में सुन रखी थी। यह कहानी उसकी दादी उसे सुनाया करती थी।
पुराने जमाने में ऐसा कहते थे कि उसका गांव किसी बड़े राजा की राजधानी था। वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका धन किसी और को मिले। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया और जब उसे लगा कि उसकी मृत्यु करीब है, तो उसने मरने से पहले सभी को चेतावनी दी, उसके धन को कोई भी लेने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा हुआ तो वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी मृत्यु के उपरांत जिसने भी उसके धन को लेना चाहा, उसके अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग समझ गए कि यह धन शापित है, जो कोई भी उसे हाथ लगाएगा उसे मरना पड़ेगा। इसलिए उस राजा के सेनापति और सारे सैनिकों ने मिलकर राजा का सारा धन जंगल के बाहर एक जगह पर गाड़ दिया। ऐसा कहते हैं कि वह एक बड़े से टीले के नीचे गाड़ा गया था। धन कहाँ गाड़ा गया है, इसकी जानकारी केवल सेनापति और अन्य कुछ सैनिकों को थी। एक दिन सेनापति के मन में लालच आ गया और उसने धन को चुराने की ठान ली। जैसे ही वो राजधानी से निकलकर बाहर उस जंगल में गया तो वह वापस नहीं आ पाया। उसके बाद भी कुछ सैनिकों ने वहां जाकर धन को खोज लाने की सोची, लेकिन उनका भी कहीं अता पता नहीं लगा। तब से यह बात उस राजधानी में प्रचलित हो गई कि जो कोई भी राजा का धन ढूंढने की कोशिश करेगा या उसे जमीन से निकालने की सोचेगा, वह वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। गांव के बाहर अभी भी वह टीला मौजूद था, लेकिन गांव के किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वहां जाए। कन्हैयालाल नौजवान था। अपनी दादी से बार बार उस कहानी को सुनने के बाद उसके मन में भी लालच आया और उसने टीले के पास जाने की मन ही मन ठान ली। लेकिन उसने इस बात को किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे वहां जाने से रोकेंगे। वो रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। अमावस की काली रात थी। कन्हैयालाल चुपचाप घर का दरवाजा खोलकर वहां जाने के लिए निकला। काफी देर चलने के बाद वह गांव से बाहर निकल आया। अब वहां एक भी घर नहीं था। घोर अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। कोई भी जीव जंतु वहां नहीं था। बीच बीच में हवा के सर्द झोंके उसके शरीर से आकर टकरा रहे थे। तभी एक आवाज आई। उसको सुनकर कन्हैयालाल बुरी तरह से कांप गया। दूर कहीं पर कोई भेड़िया रो रहा था। किसी तरीके से कन्हैयालाल ने अपने आप को संभाला और अपनी राह पर आगे बढ़ता रहा। उसके पास रोशनी के लिए बस एक टॉर्च ही थी। टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने वाली थी। टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसे कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो चले जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद उसे अंधेरे में एक बड़ा सा पहाड़ नजर आया। तभी वह समझ गया कि शायद वह टीला पास आ गया है। उसने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि टीले के पास कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और उनमें से एक पत्थर पर लिखा हुआ था, खबरदार, यहाँ खोदना मना है। कन्हैया समझ गया कि यह वही स्थान है जहां पर राजा का खजाना गड़ा हुआ है। उसने आव देखा न ताव। अपने साथ लाए हुए फावड़े से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अभी उसने मात्र 2-3 बार ही फावड़े से जमीन पर प्रहार किया था कि तभी एक जोर की गुर्राहट सुनाई दी, मानो कोई वैसी दरिंदा उसके करीब आ रहा हो। जब उसने पलटकर अपनी बुझती हुई टॉर्च की लाइट में देखा तो उसे बहुत ही भयंकर 2 बड़े बड़े लगभग 10 से 20 फुट ऊंचे पाव नजर आए। उस डरावने मंजर को देखकर कन्हैया को बेहोशी आने लगी। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, लेकिन अफसोस की बात थी कि उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो पाव तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे और एक झटके में उसे जमीन से उठाकर पटक दिया। उसके मुख से जोर से चीख निकली और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने आकर देखा तो कन्हैया को लकवा मार चुका था। वह अपने मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। गांव वाले बार बार उससे पूछ रहे थे, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, लेकिन वह कुछ भी बताने में असमर्थ था। तभी उसकी बूढ़ी दादी वहां आ पहुंची और उससे बोली, बेटा, मैंने कहा था ना, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। यह कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें मुकेश और उसकी बीवी बबीता साथ में रहते थे। मुकेश एक खुश मिजाज का आदमी था। उसके घुंघराले बाल, लंबा सा कद, शरीर से पतला सा और चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट और रंग गोरा, आंखें काली और मजाकिया मिजाज था उसका। मुकेश की पत्नी बबीता, जो स्वभाव में बहुत ही बड़ी लालची और हमेशा दुखी रहने वाली औरत थी, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जो बात बात पर नाराज हो जाए, और दुनिया भर के नखड़े थे उसके।
मुकेश उसे देखकर थोड़ा दुखी हो जाता था, क्योंकि वह बात बात पर मुकेश को गरीबी के कारण काफ़ी ताने सुना दिया करती थी। मगर मुकेश उसे हंसी पर ले जाता था। वह बहुत कोशिश कर रहा था कि वह उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। वह दिन में भी काम करता था और कभी कभी नाइट भी लगा कर आता था, जिससे पैसों की कोई कमी ना हो और उसकी सारी मांगों को वह पूरी कर सके। मगर बबीता को तो वह सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसको अपनी फरमाइश दिखाई दे रही थी। बबीता हमेशा से यही चाहती थी कि उसका पति बहुत अमीर आदमी हो, जो उसे बड़ी सी गाड़ी में घुमाए, बड़े से मॉल में शॉपिंग करवाए और त्योहारों पर नए नए कपड़े दिलवाए। मगर ऐसा था नहीं। सपने सच होना इस जन्म में तो लग ही नहीं रहा था, इसलिए उसने उसी में समझौता करना सीख लिया था। मगर मुकेश ने उसकी ज़रूरतों का हमेशा से ख्याल रखा। ना चाहते हुए भी बबीता को खुश रहना पड़ता था, जो केवल दिखावटी था। बबीता ने एक फरमाइश रखी, बोली कि आप मुझे एक मोबाइल दिला सकते हैं। मुकेश ने कहा, कोशिश करूँगा, मैं काफ़ी टाइम से पैसे जोड़ रहा हूँ, जिससे शायद मोबाइल तो आ ही जाएगा, देखता हूँ, कहीं मिल जाए कम दाम पर तो अरेंज करता हूँ। यह शब्द सुनकर बबीता खुशी के मारे नाचने लगी। वह हमेशा से एक मोबाइल चाहती थी और वह शायद आज पूरा होने वाला था। मुकेश को बबीता के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर उसे भी बहुत खुशी हो रही थी। पहली बार बबीता इतनी खुश थी और वह ऑफिस के लिए तुरंत निकल गया। ऑफिस जाते समय पूरे रास्ते में वह यही सोचता रहा, मैंने कह तो दिया है, मगर होगा कैसे? एक नया मोबाइल कैसे करूंगा मैं अरेंज? पहले से ही इनकम इतनी नहीं है, घर का गुजारा करने में ही बड़ी प्रॉब्लम होती है और ऊपर से एक नया मोबाइल, क्या करूं? चलो अभी काम पर जाता हूं। ऑफिस से शाम के वक्त आते हुए उसने एक दुकान देखी जिस पर काफ़ी पुराने सामान रखे हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस पर देखूं क्या सामान रखता है ये। हिम्मत करके वह दुकान में घुस तो गया था, क्योंकि उसे डर था अगर मैंने कुछ नहीं लिया तो दुकानदार मुझे बहुत सुनाएगा। दुकान में वह घुसते ही उसने सबसे पहले चारों तरफ देखा कि किस प्रकार के सामान हैं यहाँ पर। उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी रखी हुई थी। वहाँ पर उसने एक मोबाइल देखा। मुकेश ने पूछ ही लिया दुकानदार से, क्या यह चलता है? दुकानदार ने कहा, जी हाँ, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वह सब चलती हैं। पुरानी होने की वजह से लोग यहाँ पर बेच देते हैं, क्योंकि उनको नया जो लेना होता है। मुकेश के दिमाग में मोबाइल का रेट पूछने का विचार आया और उसने आखिर पूछ ही लिया, कितने में बेचोगे? दुकानदार ने कहा, वैसे इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है और आप मेरे दुकान पर पहली बार आए हुए हो, तो मैं आपको निराश तो नहीं करूँगा और कम दाम पर दूंगा, सिर्फ 5,000 रुपये में। मुकेश ने बोला, ठीक है, मुझे यह चाहिए, मगर आज नहीं, कल लेकर आऊँगा पैसे। तो दुकानदार ने वह मोबाइल मुकेश के हाथ में दिया और बोला, आप इसे चलाकर तो देख लीजिए और इसे मैं आपके नाम से रख देता हूँ। मुकेश ने हामी भरी और हाथ में मोबाइल पकड़ा और पूछा, इसे कैसे चलाते हैं? दुकानदार उसे हैरानी से देख रहा था और उसके साथ ही वह मुस्कुराया और फिर उसको बताया कि कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्विच ऑन करते हैं और यहाँ से स्वाइप अप करके फ़ोन को अनलॉक करते हैं। दुकानदार ने मुकेश को सब कुछ बता दिया था मोबाइल के बारे में। पहली बार उसके हाथ में मोबाइल आया था। उसने दुकानदार को पकड़ाते हुए कहा, इसको रख दीजिए, मैं कल जरूर आऊँगा। दुकानदार ने मोबाइल को रख लिया और थैंक यू बोलकर मुकेश वहाँ से खुश होकर अपने घर की ओर निकल गया। और घर जाकर उसने यह खुशखबरी बबीता को बताई। बबीता यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और इसी खुशी में डिनर में उसने कुछ अच्छा बनाया। मुकेश उसकी खुशी देखकर खुश हो रहा था और उन दोनों ने आज जैसे तैसे रात बिताई। मगर बबीता को तो नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह होने का इंतजार जो कर रही थी। उसने रात भर में कितने ही सपने देख लिए थे। फ़ोन लूँगी, मैं यह करूँगी, मैं फ़ोटो लूँगी, मैं वीडियो भी बनाऊँगी और वगैरह वगैरह, ना जाने वह क्या क्या सोचने लगी। सुबह होने को आई। बबीता ने एक अच्छा सा नाश्ता बनाया। मुकेश उसके चेहरे को ही देख रहा था। एक अच्छी सी चमक थी उसके चेहरे पर और उसकी खुशी को देखकर मुकेश भी खुश हो गया। और उसी पर मुकेश ने एक मजाक बनाया, अरे कहीं ऐसा ना हो कि दुकानदार किसी और को ना बेच दे, सारी खुशी रह जाएगी तुम्हारी। अब गुस्से में बबीता बोली, ऐसा मत बोलिए, वह मेरा ही होगा, देखो दिल ना तोड़ना। मुकेश मुस्कुराते हुए बोला, आखिर मेरी एक ही तो बेगम है, क्या यह हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा?
मुकेश ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और ऑफिस के लिए रवाना हो गया और बोला, बाय बबीता, आते समय जरूर लाऊंगा। बबीता खुश हुई और वो बोली, बाय। मुकेश ने पैसे रख लिए थे और जाने लगा और सोचा ऑफिस से आते समय लूंगा, वह ज़्यादा अच्छा होगा। तभी उसने सोचा क्यों ना एक बार देख लेता हूँ। वो दुकान पर पहुँचते ही दुकानदार को इशारा किया। दुकानदार ने बोला, कर दूं पैक? मुकेश ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, ऑफिस से जब आऊँगा ना तब लूँगा। बस मैं यह कहने आया था कि किसी को दे मत देना। दुकानदार ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। और मुकेश ऑफिस के लिए निकल गया और वह छुट्टी होने का अब इंतजार करने लगा। और आज बहुत ही ज़्यादा काम भी था तो थोड़ा सा निकलने में उसे लेट हो गया। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और वह जल्दी जल्दी उस दुकान की तरफ चले जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा ना हो कि वह मोबाइल कोई और खरीद ले या फिर वह दुकान बंद करके चला ना गया हो। अगर ऐसा हुआ तो बबीता को क्या बोलूँगा। और वह जैसे तैसे दुकान तक पहुँच गया। पहुँचते ही दुकानदार से उसने कहा, दीजिए मेरा फ़ोन। आखिरकार मैं पहुँच ही गया। दुकानदार ने कहा, आपका फ़ोन मेरे पास ही है, आप परेशान मत होइए, संभाल के रखा है। और आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आखिर आपने बोला था मुझे, तो मैं तो रखूंगा ही ना। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। दुकानदार ने मोबाइल को पकड़ाया और बोला, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, कंडीशन ठीक है कि नहीं। मुकेश ने फ़ोन को खोला और चेक किया, सब कुछ ठीक था। और मुकेश बोला, हाँ सब कुछ ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। पैसे पकड़ाकर वह चल दिया। मोबाइल काफ़ी महंगा लग रहा था मगर उसे अच्छे दाम में मिल गया था तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। घर पहुँचते ही उसने सबसे पहले बबीता से बोला, आंखें बंद करो। तभी बबीता बोली, इतना भी मत सताओ, मैं पल पल इंतजार कर रही हूँ। तभी मुकेश ने बबीता के हाथों में मोबाइल पकड़ाया और बोला, यह रहा आपका सरप्राइज फ़ोन। फ़ोन को पकड़ते ही बबीता के होश उड़ गए। यह तो बहुत ही महंगा होगा। हाँ है महंगा, मगर हमें अच्छे दामों में मिल गया। इसको चलाते कैसे हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ और सिखाता हूँ। बबीता की आंखों में एक चमक थी। वह बड़ी खुश होते हुए मुकेश के हाथ में फ़ोन पकड़ाती है और बोली, चलो अंदर बैठकर सीखते हैं। मुकेश भी उसके साथ अंदर गया और बैठ गया और उसे बताने लगा, इस बटन से ओपन होता है और इस बटन से स्विच ऑफ होता है। स्वाइप अप करते ही स्क्रीन अनलॉक हो जाती है और इस तरीके से वीडियो प्ले होती है। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुई। लाओ दिखाओ कैसे चलता है यह सब, मैं भी तो देखूं। मुकेश ने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए कहा, ये लो। इस मोबाइल के बाद बबीता की जिंदगी बदलने वाली थी, या यूं कहो बर्बाद होने वाली थी, जिसका अंदाजा उसको बिल्कुल भी नहीं था। उस रात वह सो नहीं पाई और रात भर उसने मोबाइल चलाया। पहली बार फ़ोन चलाया था उसने तो उसके पति ने भी उसे कुछ बोला ही नहीं, इसलिए बस इतना बोला, सो जाओ, सुबह करना जो भी करना है तुमको। बबीता खुश होकर फ़ोन रखी और सो गई। सुबह उठी, तुरंत फ़ोन हाथ में ले लिया और चलाने बैठ गई। उसने फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। मुकेश के जाते ही उसने तुरंत फ़ोन फिर से उठा लिया। फ़ोन पर वीडियो चल रही थी जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मगर यह क्या, सुबह से शाम होने को आ गई थी। आज खाना भी लेट हो गया था। धीरे धीरे बबीता फ़ोन की शिकार हो रही थी। एक दिन अचानक उसके मोबाइल पर एक म्यूजिक बजने लगा। यह सुनकर वह हैरान हो गई क्योंकि वह अपने आप चल रहा था। इस वजह से मोबाइल के पास गई वह। उसमें एक वीडियो देखी जो चल रही थी। इस वीडियो में एक आदमी एक लड़की को खूंखार तरीके से मार रहा था, जिसे देखकर वह डर गई। ऐसा उसके मोबाइल में पहली बार हो रहा था। वह मोबाइल बंद कर रही थी मगर कुछ भी हो नहीं रहा था। वह मोबाइल को देख ही रही थी कि उसमें से आवाज आने लगी, तुम बचोगी नहीं, और जोर जोर से हंसने की आवाज आई। बबीता बहुत डर गई थी। उसने मोबाइल छोड़ दिया और एक कोने में जाकर बैठकर सोचने लगी, ये सब क्या है। तभी मुकेश ऑफिस से घर आ पहुंचता है। बबीता उसको देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी और सारी बात उसे बताई। मुकेश ने कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिखाओ कहाँ है फ़ोन। मुकेश ने फ़ोन जैसे ही उठाया उसमें कुछ भी नहीं था। वह पहले की तरह नॉर्मल चल रहा था। बबीता हैरान थी कि यह सब क्या था, मुझे इतना डरा दिया और अब वह नॉर्मल हो गया। उसे अब यह लगने लगा था कि यह मेरा भ्रम है, शायद ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से हो रहा होगा। उसने सोचा आज मैं पूरी नींद लूंगी और सोऊंगी, शायद बेहतर लगे।
उसने ऐसा ही किया, रात भर मोबाइल नहीं देखा। सुबह नाश्ता बनाया उसने और मुकेश को ऑफिस भेज दिया। मुकेश के ऑफिस जाने के बाद बबीता ने सोचा चलो अब देख लेती हूँ। मोबाइल जैसे ही उठाया और चलाने लगी, चलाते चलाते आधा घंटा बीत गया। फिर से वही वीडियो अपने आप चलने लग गई, मगर अब की बार वीडियो में बदलाव था। एक लड़का लड़की को डिनर करवा रहा था। तभी दोनों ने प्यारी प्यारी बातें भी की। फिर अचानक से लड़के को क्या हो गया, ना जाने उसने लड़की के बालों को क्यों पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटका और फिर उसे घसीटने लगा। उसकी जेब में एक चाकू था। चाकू से उस लड़की की छाती पर वह वार करने लग गया। लड़की चिल्ला रही थी, वह लहूलुहान हो गई थी। लड़के को जरा से भी दया नहीं आ रही थी। उस लड़की को मारने के बाद उसने बबीता की तरफ देखते हुए कहा, बबीता तू भी नहीं बचेगी। और वह जोर जोर से हंसने लगा। बबीता अब की बार और भी ज्यादा डर गई थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि वीडियो वास्तव में है। उसने फोन को दूसरी ओर फेंक दिया और वह कांपने लगी। अब वह पहले से ज्यादा डर चुकी थी। उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो रही थी। उसे हर जगह वही इंसान दिखाई दे रहा था, जैसे वह चाकू लेकर उसे मारने आ रहा हो। मुकेश ऑफिस से शाम को आता है तो देखता है बबीता एक कोने में बैठी हुई है। वह बबीता के पास जाता है। वह उस पर भी चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। वह पता नहीं क्यों सर झुकाए क्या क्या बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ में चाकू था और चक्कू जमीन पर मार रही थी। कह रही थी कि किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह सब क्या हो गया? मुकेश परेशान सा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह बबीता को आवाज देता तो वह चिल्लाने लगती और बोलती, मैं बबीता नहीं हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। यह शब्द मुकेश सुनता है तो वह शौक में पड़ जाता है कि यह सब क्या कह रही है। मुकेश बबीता को छूने ही जाता है कि वह चाकू से मुकेश के हाथ पर वार कर देती है। मुकेश डर जाता है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत कमरे को बंद करता है और वहां से फोन उठाता है और दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार को सारी बात बताता है। दुकानदार इन सब बातों से अनजान था। उसे भी जब पता चला तो वह भी हैरान हो गया। उसने कहा, भाई साहब मुझे इस फोन के बारे में ज्यादा नहीं पता। मुझे किसी ने इसे बेचा था और उसके बदले वह घड़ी ले गया था। मुकेश ने उस व्यक्ति का एड्रेस मांगा। दुकानदार ने एड्रेस दिया। मुकेश वहां से वापस घर पहुंचा। बबीता की हालत और बिगड़ रही थी। उसके हाथ से चाकू लेना बहुत जरूरी था। मुकेश ने बहुत ही मुश्किल से चाकू लिया। वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी, ऐसा मुकेश को लग रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए, उसका चेकअप किया और उसे नींद का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद वह काफी टाइम तक सो गई। डॉक्टर ने कहा, यह सब थकावट की वजह से हो रहा है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। मगर मुकेश सो नहीं पाया। वह रात भर बस बबीता को देखता रहा। बबीता का शरीर काला पड़ रहा था। उसके चेहरे की चमक खत्म हो गई थी। वह बहुत डर गया था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसने यह निर्णय लिया कि वह उस मोबाइल वाले के एड्रेस पर कल जाएगा और पता करेगा कि ऐसा क्या है इस मोबाइल में। अब बस उसे इंतजार था सुबह का। सुबह होते ही वह मोबाइल वाले के पते पर पहुंच गया। घर काफी बड़ा था। उसमें बाहर एक चौकीदार भी था, जिससे मुकेश ने वह पता कंफर्म करवाया। चौकीदार ने कहा, हाँ यही है एड्रेस वाला घर। मुकेश घर के अंदर गया। वहां पर एक बुजुर्ग चेयर पर बैठा था। मैंने उनसे पूछा, क्या यह मोबाइल आपने बेचा था? बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने कहा, मैंने यह फोन एक दुकान से खरीदा था और उसे मैंने सारी बात बताई जो भी अब तक मेरी पत्नी के साथ घट रही थी। तब उस बुजुर्ग ने बताया कि यह फोन उसके बेटे का है जो इस दुनिया में अब नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वह हमेशा से अमर होना चाहता था। उसने काली विद्याएं सीखी थी। उसकी सारी शक्तियां इस फोन में थी। मेरे बेटे ने मरने से पहले मुझे यह सारी बातें बता दी थी। उसने यह कहा था, मैं मर कर अमर होना चाहता हूँ, इसलिए उसने अपनी आत्मा को इस फोन में डाल दिया था। जब यह फोन तुम्हारी बीवी ने लिया, उसकी आत्मा तुम्हारी बीवी के शरीर में प्रवेश कर गई। अब वह उसे नहीं छोड़ेगी। मुकेश को गुस्सा आ रहा था। उस बुजुर्ग को बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो? वह मेरी बीवी है और उसके शरीर पर कब्जा वह कैसे कर सकता है? बुजुर्ग ने कहा, इसका उपाय तो केवल काली पहाड़ी पर एक बाबा है, वही बता सकते हैं। वह बहुत ज्यादा तंत्र विद्याएं
जानते हैं, उनके पास शायद इसका उपाय हो। बुजुर्ग ने कहा, मैं तो खुद ही परेशान हूँ अपने आप से, और इसके साथ ही मेरे बेटे ने मुझे और दुखी कर रखा है। मैं क्या कर सकता हूँ इस बुढ़ापे में? अब तो बस प्राण ही जाएंगे मेरे। मुझे बहुत बुरा लगा यह जानकर कि तुम्हारी बीवी के साथ यह सब हुआ। कोई भी मदद चाहिए होगी तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। अब मुकेश को तांत्रिक बाबा के पास जाना था। वह काफी परेशान था। फाइनली वह बाबा के पास पहुंच गया। बाबा के पास पहुंचने पर उसने सारी बात बाबा को बताई। तांत्रिक बाबा ने कहा, मैं इसको शरीर से निकाल सकता हूँ, बस इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और फोन पर फूंक मारा और फोन उसने मुकेश को दे दिया। मुकेश फोन लेते हुए बोला, बोलिए बाबा जी, अब क्या करना है? बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी बीवी को यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी सुविधाएं कर रखी हैं और यहाँ पर उसको काबू करना आसान होगा और वह इतनी आसानी से नहीं आएगी। इसलिए मैं तुम्हें यह भभूति देता हूँ, जिसे लगाने से वह लंबे समय तक सो जाएगी, जिससे तुम्हें उसे लाने में आसानी होगी। मुकेश घर पहुँचता है तो देखता है उसकी बीवी घर पर नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है और यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछने लगता है। तभी वह क्या देखता है कि उसकी बीवी एक कुत्ते को मारकर उसका मांस खा रही थी, जिसे देखकर मुकेश को उल्टी हो जाती है। मुकेश और मुकेश की बीवी ने आज तक अंडा तक नहीं छुआ था और आज वह कुत्ते का मांस खा रही थी, जिसे देखकर उसे और डर लग गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत भभूति ली और उसके माथे पर लगा दी। वह तुरंत ही सो गई। उसने तुरंत उसे गाड़ी में बिठाया और काली पहाड़ी पर तांत्रिक बाबा के पास लेकर गया। तांत्रिक ने कहा, यहाँ पर मैंने रंगोली बनाई हुई है, तुम अपनी बीवी को इसमें बिठा दो। बाबा ने उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया। जब उसे होश आया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और धमकी भी देने लगी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, एक एक को देख लूंगा। मगर तांत्रिक बाबा अपने मंत्र पढ़े जा रहे थे। बबीता के आगे फोन रखकर फोन पर फूका जा रहा था। फोन पर एक धागा भी बांध दिया गया था। उसकी आत्मा शरीर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से तांत्रिक बाबा उसकी आत्मा को वश में कर पाए और बबीता के अंदर से उस आत्मा को निकाल पाए और उस आत्मा को बाबा ने एक मटकी में कैद कर लिया। तांत्रिक ने बबीता को एक ताबीज बांधने को दी, जिससे वह आत्मा उसके पास वापस ना आ जाए। अब बबीता ठीक थी। तांत्रिक ने कहा, इस फोन को यूज मत करना, हो सके तो इसको मिट्टी में दफना दो, जिससे इसे कोई और भी ना ले सके। तांत्रिक ने फोन मुकेश को पकड़ाते हुए कहा, ये लो, और मुकेश ने बाबा को धन्यवाद किया और बबीता मुकेश के गले लग गई और वह दोनों अब घर पहुंच गए। मुकेश ने फोन को दफना दिया था, जैसा बाबा ने कहा था, और अब बबीता और मुकेश दोनों ही खुशी से रह रहे थे। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। दरोगा साहब, एक शिकायत लिखवानी है। हमारी नई नवेली बहू घर से गायब हुई है। पुलिस स्टेशन में हाथ जोड़ते हुए राम प्रसाद यादव दरोगा से कह रहे थे, आप वहां जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। कांस्टेबल विनोद की तरफ इशारा करते हुए दरोगा ने कहा और वहां से चले गए। बताइए, क्या शिकायत है आपकी? कांस्टेबल विनोद ने राम प्रसाद यादव से कहा। जी, वो हमारी नई बहू संगीता, वो घर से गायब है। राम प्रसाद ने रोती सूरत से बताया। कितने वक्त से गायब है आपकी बहू? अगर 24 घंटे हुए हो तभी आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। कांस्टेबल विनोद ने राम प्रसाद यादव की शिकायत सुनकर जानकारी दी। जी, तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। कल सुबह वो घर से बाहर मंदिर जाने के लिए निकली थी, फिर वापस लौटी ही नहीं। राम प्रसाद ने विस्तार पूर्वक कहा। जी ठीक है, हमने आपकी कंप्लेंट लिखवा दी है। आगे की जांच पड़ताल हम लोग जल्द शुरू कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ से जाइए। कांस्टेबल विनोद ने कुछ इंक्वायरी करने के बाद राम प्रसाद यादव को दिलासा देते हुए कहा। राम प्रसाद यादव अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और अपने आंसू पोंछकर अलग ढंग से मुस्कुराने लगे। इधर कांस्टेबल विनोद और उनकी टीम ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। लगातार 5 दिन उन्होंने संगीता का पता लगाने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर में संगीता की खोज करना पुलिस ने बंद कर दिया और नए केस पर काम शुरू कर दिया। इसी बीच कांस्टेबल विनोद को एक औरत मिली
जिसने अपना चेहरा अपने पल्लू से छिपा रखा था। उसने संगीता की गुमशुदगी को नया मोड़ दे दिया। उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर एक पल के लिए कांस्टेबल विनोद को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपने सीनियर अफसरों से बात करके इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की, मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सबका मानना यह था कि आजकल कांस्टेबल विनोद मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर सबको भटका रहे हैं। वो औरत कांस्टेबल विनोद से रोज मिलती थी और संगीता का अपहरण नहीं मर्डर हुआ है ऐसा कहती थी, मगर ये सब सुनकर भी कांस्टेबल विनोद अकेला कुछ नहीं कर पाया। आखिर एक दिन उसने इस बारे में खुद ही खोज करने का निर्णय लिया और उसकी इस खोज में मैं आपका साथ दूंगी ऐसा वादा उस औरत ने किया। उसने बताया कि रामप्रसाद यादव और उसके घर वाले अपनी नई बहू से दहेज की मांग किया करते थे और जब वो अपने मायके से दहेज नहीं ला पाई तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। अब कांस्टेबल विनोद उस औरत के कहे अनुसार आगे की खोज कर रहे थे। उन्होंने चुपके से रामप्रसाद यादव के परिवार वालों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन घर के सभी लोग किसी कारण किसी दूसरे गांव गए हुए थे। मौका पाकर कांस्टेबल विनोद और वह औरत रामप्रसाद यादव के घर में घुस गए। उन दोनों ने घर की तलाशी ली, मगर इसमें उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर वे दोनों रामप्रसाद यादव के बगीचे में चले गए। उस औरत ने कांस्टेबल विनोद को एक जगह दिखाते हुए कहा, आपको आपका सबूत यहाँ मिल जाएगा। मैंने यहाँ के लोगों को कई बार इस जगह पर देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यहाँ पर पक्का सबूत मिल जाएगा। कांस्टेबल विनोद ने उस औरत की बात सुनकर वहाँ पर सबूत ढूंढने की कोशिश की। एक जगह पर उन्हें गीली मिट्टी मिली, जबकि वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं था। उन्हें शक हुआ। वहाँ की जमीन खोदने पर कांस्टेबल विनोद को उसमें कंकाल हाथ लगा। सबूत हाथ लगते ही कांस्टेबल विनोद इस बात को उस औरत को बताना चाहता था, मगर उसे उसके आसपास कोई नहीं मिला। उसके बाद कांस्टेबल विनोद ने अपने सीनियर अफसरों के सामने सबूत पेश किया। अब उसकी बात पर सबको यकीन हुआ और फिर संगीता के केस की तह तक जाकर कांस्टेबल विनोद और उसकी टीम ने मिलकर सच्चाई का पता लगाया। उस कंकाल को फॉरेंसिक में भेजा गया, टेस्ट करवाए गए और आखिर रामप्रसाद ही संगीता का कातिल है, इस बात पर फैसला हुआ। रामप्रसाद यादव को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। उसके साथ साथ उसके घर वाले भी जेल की सलाखों के पीछे थे। इस केस को किसी की मदद के बिना अच्छे से सुलझाने की वजह से कांस्टेबल विनोद का भी प्रमोशन हुआ। इस बात के लिए वह उस औरत को धन्यवाद देना चाहता था जिसने उसकी मदद की थी, मगर उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ ही रहता था। इस वजह से वो उसे ढूंढ ही नहीं पाया। काश कि वो औरत मुझे मिल पाती तो मैं उसका ठीक से धन्यवाद कर पाता। बैठे बैठे विनोद ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक एक बिजली कड़की और उसी तेज रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसने संगीता का केस सुलझाने में विनोद की मदद की थी। उसे देखते ही कांस्टेबल विनोद ने इस केस में उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। वो हल्की सी मुस्कुराई और कहने लगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना है जो आपने मेरी मदद की। विनोद कुछ समझ नहीं पाया कि वह औरत उसका शुक्रिया क्यों कर रही है, जबकि उसने तो विनोद की मदद की थी। फिर उस औरत ने बताया कि जिस संगीता को विनोद ने इंसाफ दिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। अब तो विनोद पूरी तरह से हिल गया। उसके जांच के अनुसार संगीता मर चुकी थी। उसने इस बारे में उस औरत से पूछा। वह औरत जानती थी कि विनोद को इस बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए उसने अपना पल्लू अपने चेहरे से हटाया। जैसे ही उसने अपना पल्लू हटाया तो विनोद को उसका जला हुआ चेहरा दिखाई पड़ा। उसके चेहरे से मांस लटक रहा था, जिससे वो औरत काफी डरावनी दिख रही थी। उसे देखकर विनोद बेहोश हो गया, लेकिन संगीता इंसाफ मिलने से बहुत खुश थी। उसने विनोद को धन्यवाद कहा और मुस्कुराती हुई वहां से हमेशा हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गई। दहेज एक कुप्रथा है, कृपया इसका समर्थन ना करें। दहेज पीड़िता मरकर भी इंसाफ मांगने वापस आ सकती है, इस बात को ध्यान रखें। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।